मुझे पैसों की इशद ज़रूरत थी। मेरी बीवी बहुत बीमार थी। डॉक्टर ने कहा था कि उसका एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होना है। मुझे उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन मेरे पास किसी भी तरह इतने लाखों रुपए जमा नहीं हो सकते थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं एक मामूली सा स्कूल टीचर था और शाम के वक्त बच्चों को पढ़ाने का काम करता था। अलबत्ता मैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए बड़े बड़े इलाकों में जाता था ताकि अच्छी तनख्वाह मिल सके। ये भी एक ऐसी ही शाम थी जब मैं DHA के इलाके में हूँ। एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाकर उसके घर से निकला तो बराबर वाले बंगले से एक गाड़ी तेजी से बाहर निकली और मेरे करीब आकर रख गई। मैं चौंक कर अपनी मोटरसाइकिल पर बैठने की बजाय इस काली गाड़ी की तरफ देखने लगा। उससे पहले भी 2-4 दफा मैंने ये गाड़ी देख रखी थी, इसीलिए इतना तो मुझे अंदाजा था कि ये गाड़ी इसी बंगले में रहने वाले किसी शख्स की है। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ और एक 45 साला औरत ने गाड़ी में से झांक कर मेरी तरफ देखा और इशारा करके गाड़ी में बैठने का कहने लगी। मैं सोच में पड़ गया कि क्या करूं। ऐसे कैसे मैं किसी अनजान औरत के बराबर में बैठ सकता था। फिर ख्याल आया कि हो सकता है उसे पता हो कि मैं ट्यूशन ऐसी पढ़ाता हूँ, उसी के लिए मुझसे बात करना चाहती हो। मैं फौरा दूसरी तरफ से जाकर उसकी गाड़ी में बैठ गया। मुझे पैसों की ज़रूरत थी और मैं खुद भी चाहता था कि मुझे और भी ट्यूशन्स मिल जाएं। फिर DHA के ट्यूशन्स के तो पैसे भी बहुत मुनासिब मिलते थे, जबकि किसी और इलाके में अगर मैं पढ़ाने जाता तो बहुत कम फीस मुझे दी जाती। उसी लिए मैं चाहता था कि मुझे उसी इलाके में ट्यूशन्स मिल जाएं ताकि एक ही जगह से मैं ज़्यादा पैसे कमा सकूं। यही सोचकर मैंने उसकी गाड़ी में बैठना मुनासिब समझा था। औस फैशन ज़दा औरत ने सर से पांव तक मुझे देखा। उसके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट थी। आहिस्तगी से कहने लगी, तुम यहाँ पढ़ाने होते हो? मैंने फौरा हाँ में सर हिलाया। मेरे दिल को उम्मीद हो गई कि ये यकीना मुझे कोई ना कोई काम देगी और इस तरह मेरी मुश्किल थोड़ी आसान हो जाएगी। बीवी की रोज़ाना की दवाइयों पर भी अच्छा खासा पैसा खर्च हो रहा था। फिर मेरी माँ की तरफ से भी मुझ पर दबाव बढ़ता जा रहा था। वो चाहती थी कि मैं अपनी बीवी को तलाक देकर उसके मैके भेज दूं, उसके इलाज के पीछे खुद को हलकान न करूं, जबकि मेरी मोहब्बत इस बात की इजाज़त न देती थी कि मैं मुश्किल वक्त में अपनी बीवी का साथ छोड़ देता। हमारी कई सालों की मोहब्बत थी। बड़ी जिद्द के बाद तो मैंने अपनी बीवी से शादी की थी, क्योंकि मेरी माँ मेरी पसंद की शादी के लिए तैयार न थी। और अब शादी के बाद हालात कुछ इस तरह बन गए थे कि मेरी माँ के लिए मेरी बीवी को मुझसे दौर करना आसान हो गया था। वो बार बार मुझ पर तलाक के लिए दबाव डाल रही थी और मैं बहुत मुश्किल से अपनी माँ को समझा रहा था कि मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है। मुझे किसी भी तरह अपनी बीवी को ठीक करना था। उसी लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा था। वो 35 साला औरत अपनी तेज आर पार होती नज़रों से मेरी जानिब देखते हुए कहने लगी, ज़रूरतमंद लगते हो, क्या कोई परेशानी है? पहले तो मैं खामोश हो गया, फिर आहिस्तगी से कहा कि जी परेशान तो हूँ, पैसों की ज़रूरत है, लेकिन पढ़ाना मेरे शौक़ भी है और प्रोफेशन भी, इसीलिए मैं पूरी ईमानदारी से अपना काम करता हूँ। वो कहने लगी, फिर तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ये सुनकर मेरे चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट आ गई। मैंने फौरा सीने पर हाथ रखा और कहा, मैडम अगर किसी बच्चे को पढ़ाना है तो मैं हाजिर हूँ। अब जब भी जो वक्त कहेंगी मैं आ जाऊँगा। मुझे लगा था कि वो शायद अपने किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए मुझे रखना चाहती होगी, क्योंकि वो चेहरे से ही शादीशुदा औरत मालूम हो रही थी। उसने आहिस्तगी से नफ़ी में सर हिलाया और कहने लगी, मेरे बच्चे नहीं हैं, उसी लिए मैं तुम्हें बतौर टीचर नहीं रख सकती, अलबत्ता कोई और नौकरी ज़रूर ऑफ़र कर सकती हूँ। उसकी बात सुनकर मैं अच्छल पड़ा और फिर मैंने हैरत से कहा, जी कैसी नौकरी? मैंने तो आज तक हमेशा स्कूल टीचिंग ही की है, मुझे किसी नौकरी का कोई तजर्बा नहीं। मेरी बात सुनकर वो ज़ोर से हंसी और कहने लगी, 27 साल के जवान मर्द हो, शादीशुदा भी लगते हो, देखने में खूबसूरत और घबरो जवान हूँ, तुम्हें ये काम सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें बखूबी उता होगा। शादीशुदा होना तुम? औस ने सवालिया नज़रों से मुझे देखा। मैंने फौरा सर हाँ में हिलाया और कहा, जी 1 साल हुआ है मेरी शादी को। वो कहने लगी, यूं समझ लो कि जिस तरह तुम ट्यूशन पढ़ाते हो ना, मेहनत, ईमानदारी और लगन के साथ इसी तरह का ही ये भी काम है। उसे भी अगर तुम बहुत लगन और मेहनत के साथ करोगे तो बहुत तरक्की मिलेगी, खूब कामयाब होंगे और तुम्हारी पैसे की ज़रूरत को भी मैं पूरा कर दूंगी। मैंने फौरा कहा, जी मैडम अगर मुझसे हो सका तो मैं आपका काम ज़रूर करूँगा। दरअसल मेरी बीवी बहुत बीमार हो गई है। शादी के बाद पता चला कि उसे कैंसर है और उसके इलाज के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि उसे ब्रेन ट्यूमर है। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन के ज़रिए उसका ट्यूमर निकाला जा सकता है। मेरी बीवी सही हो सकती है अगर बरवक्त उसका इलाज हो जाए, और इलाज के लिए ही मुझे पैसों की ज़रूरत है। मैंने परेशानी के आलम में इस औरत को सारी बात कह डाली। वो आहिस्तगी से मुस्कुराते हुए कहने लगी कि मैं तुम्हारी खूब मदद कर सकती हूँ।
अगर तुम मेरे पास नौकरी कर लो, मैंने कहा। मैडम बताइए क्या नौकरी है? मेरे दिल में एक आस सी बन गई थी कि शायद कोई ऐसी नौकरी मिल जाए जिसकी वजह से मैं 4 पैसे ज्यादा कमा सकूं। मेरा हाल तो ऐसा था कि अगर कोई मुझे खड़ा खोदने का कहता तो मैं वो काम भी करने के लिए खड़ा हो जाता। महोश की जिंदगी के खातिर तो मैं अपना अब बीत सकता था। वो औरत अहस्तगी से कहने लगी, रात 10 बजे मेरे बंगले पर आ जाना, तो मैं सारा काम तफसील से बताऊंगी और तुम्हारी तनख्वाह वगैरह भी डिसाइड कर लेंगे। उसकी बात सुनकर मैंने हैरत से घड़ी की जानब देखा कि शाम के 6 बज रहे थे और उसने मुझे रात के 10 बजे बुलाया था। लेकिन मैंने इनकार न किया और कहा, जी ठीक है, मुझे 2 ट्यूशन और पढ़ाने हैं, उसके बाद मैं आपके पास आ जाऊंगा। मेरी बात सुनकर वो खुश हो गई, कहने लगी, अभी मैं ज़रूरी काम से जा रही हूँ, वरना अभी बात कर लेती। मैंने कहा, कोई बात नहीं मैडम, मैं रात को आ जाऊंगा। और फिर मैं उसकी गाड़ी से उतरकर अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर वापसी के लिए रवाना हो गया। मैंने 2 जगह और ट्यूशन पढ़ाया, लेकिन सारा वक्त मेरे जहन में वो 35 साला औरत चलती रही। वो औरत ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, सावली रंगत की मालिक थी, डेल डूल में भी अच्छी खासी थी और देखने में 2 बच्चों की माँ ही लग रही थी। लेकिन उसके बच्चे नहीं थे, तो फिर वो भला मुझसे क्या मदद लेना चाहती थी? काफी देर तक मैं सोचता रहा कि वो मुझे कौन सा काम ऑफर करेगी, तनख्वाह मुनासिब होगी या नहीं। फिर मुझे हटा दिया गया। ख्याल आया कि ज्यादातर अमीर औरतों को इंग्लिश बोलने का शौक होता है। हो सकता है कि वो मुझे इंग्लिश सिखाने के लिए रख ले, क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत ही अच्छी थी। मैं कुछ बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने का भी काम करता था। काफी सारे ख्यालात मेरे जहन में आ रहे थे और साथ साथ उम्मीद की करण भी बढ़ती जा रही थी। मैं सोच रहा था कि अगर नौकरी अच्छी हुई तो भले ही, वो कितने घंटे की नौकरी क्यों ना कहे, मैं कर लूंगा, क्योंकि मेरी बीवी को मेरा वक्त नहीं बल्कि मेरे पैसे की जरूरत थी। इसे हर हाल में इलाज चाहिए था, क्योंकि जब जब उसे सिर में टीसी उठती तो वो अपना सिर दीवार से टकराने लगती। अपनी बीवी की ऐसी हालत देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता था। जिस लड़की से मैंने अपनी जान से बढ़कर मोहब्बत की थी, वो अपनी जान की बाजी हारने वाली थी और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता था। बस मैं किसी तौर उसे खोना नहीं चाहता था। मेरी बीवी के घर वाले भी इतने पैसे वाले नहीं थे कि वो अपनी बेटी का इलाज करवा सकते, और मेरी माँ इसी वजह से बार बार मुझे कह रही थी कि उसे तलाक दे और दूसरी शादी कर ले, तो अपनी जिंदगी में इतनी परेशानी मोल ले ली है। उसकी वजह से तो सुबह से शाम तक पढ़ा पढ़ा कर थक कर मरने लगता है और उसके बावजूद भी उसका इलाज नहीं हो पाता। यह सिर के दर्द से अलग घर में हंगामा डालकर रखती है। दरअसल मेरी बीवी को जब भी सर का दर्द उठता तो वो चीखें मारने लग जाती। दर्द उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाया करता था। मेरी माँ, जो पहले ही मेरी शादी पर खुश नहीं थी, अब तो पूरी तरह खुलकर मेरी बीवी के खिलाफ खड़ी हो गई थी। मुश्किल की उस वक्त में जहां मुझे मेरी माँ की दुआओं की जरूरत थी, वहां मेरी माँ ने दुश्मनों की तरह मोर्चा संभाल लिया था और मेरी जिंदगी में मज़ीद टेंशन्स बढ़ गई थीं। 2 ट्यूशन पढ़ाकर मैं फारिग हुआ तो तकरीबन 9 बज चुके थे। ATH का इलाका काफ़ी दौर था, इसीलिए मैंने अपनी मोटरसाइकिल तेज़ी से दौड़ानी शुरू की और फिर इस औरत के बंगले पर पहुंच गया। चौकीदार ने मुझे देखते ही सीधा ड्राइंग रूम में ले जाकर बैठा दिया और मैं ये देखकर हैरान रह गया कि उसने मुझसे मेरा तारुफ भी न पूछा था। शायद कि मेरे उन्हें की खबर पहले से ही चौकीदार को थी। कुछ ही देर बाद वो औरत इंतहाई खूबसूरत सी साड़ी पहने, ढेर सारा मेकअप किए, मेरे सामने सोफे पर ओकर बैठ गई थी। उसके चेहरे पर अब भी वही मधम सी मुस्कुराहट थी। कहने लगी, अपना नाम तो बता दें। मैंने तो आपसे आपका नाम भी नहीं पूछा। मैंने जल्दी से उसे बताया कि मेरा नाम शहाब है और मैं बराबर वाले बंगले में बच्चों को काफी अरसे से पढ़ा रहा हूँ। वो मुस्कुरा कर कहने लगी, जी मैंने आपको उतने जाते देखा है, उसी लिए अब से वाकिफ हूँ। चौकीदार ने ही मुझे बताया था कि अब उनके बच्चों को पढ़ाने होते हैं, लेकिन अब का नाम वगैरह मालूम नहीं था। खैर, अब तो हमारी अच्छी तरीके से ही जान पहचान हो जाएगी। वो हैं अपनी सोने की अंगूठियों से मुस्तकिल खेलते हुए मुझसे बात कर रही थी और मैं सर से पांव तक उसकी अमीरी को देख रहा था। उस घर और आलीशान बंगले को देखकर मुझे यकीन हो गया था कि उस औरत के पास पैसों की तो कोई कमी नहीं। उसने गले में तकरीबन 3 सोने की चीनें पहन रखी थीं और वो सब काफ़ी मोटी मोटी थी। इतना सारा सोना तो मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था जितना वो घर में पहनकर बैठी थी। मैंने उससे कहा, मैडम बताइए आपने मुझे किस मकसद के लिए बुलाया है। उसने एक नज़र ड्राइंग रूम के दरवाजे पर डाली, अर्द गर्द कोई भी नहीं था, और फिर वो उठकर मेरे ही सोफे पर चली आई, मेरे बराबर में बैठ गई और बहुत धीरे से उसने जो बात कही वो सुनकर मेरे सर पर इस्मान गर पड़ा। कितनी ही देर तक मैं फटी फटी निगाहों से उसे देखता रहा और फिर घबरा कर खड़ा हो गया। मैडम, ये अब क्या कह रही हैं? अरे बैठ जाओ, किस बात के लिए इतना परेशान हो रहे हो?
मैंने कोई अनोखी बात तो नहीं की है। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने सामने बैठा है। लिया कहने लगी, 24 घंटे की नौकरी है। तुम जब अपने घर जाना चाहो मैं तुम्हें इजाजत दे दूंगी, बस तुम्हें मेरी ख्वाहिश पूरी करनी होगी। मैंने बेयकीनी से इस औरत है को देखा जो काफी समझदार और बाशऊर लग रही थी, लेकिन उसकी बात सुनकर मुझे ऐसा मालूम हो रहा था जैसे इसका जहनी तवाज़ुन खराब हो। मैं बस फटी फटी निगाहों से उसे देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो आहिस्तगी से मेरी जानिब झुकी तो उसके महंगे परफ्यूम ने मेरे हवासों को बेकाबू कर दिया। वो धीमे से कहने लगी, मेरा शौहर किसी काबिल नहीं है, लेकिन वो एक बहुत अमीर बिजनेसमैन है, इसीलिए वो अपनी कमी को छिपाना चाहता है और किसी को नहीं बताना चाहता कि वो मेरे काबिल नहीं है। मैं भी एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी। मजबूरियों की वजह से मैंने दुनिया दिखावे को ये शादी कर ली, क्योंकि वो मेरे घर वालों को सपोर्ट करता था। लेकिन अब हमारी शादी को 10 साल होने वाले हैं और तन्हाई मुझे मारने लगी है। मेरे शौहर को भी मेरी हालत का अंदाज़ा है, उसी लिए उसने खुद मुझे इस हदायत दी है, बात की इजाज़त दी है कि मैं जिसे चाहूँ अपने लिए रख लूँ। मैं उसकी इजाज़त से ही तुम्हें उस नौकरी पर रख रही हूँ। जब जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी तुम मेरी ख्वाहिश है पूरी कर देना। मुझे तुम जैसा घबरू जवान ही चाहिए जो मेरी ख्वाहिशों को पूरी तरह मुकम्मल कर सकें। मैं बहुत उर्से से अधूरी हूँ और अब मज़ीद ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, और फिर मुझे बच्चों की भी ज़रूरत है। मैं कब तक यूं ही तन्हा रहूंगी? मेरे शौहर मेरे काबिल नहीं हैं। ये बात सिर्फ मैं और मेरा शौहर जानते हैं, और आज मैं तुम पर भरोसा करके तुम्हें बता रही हूँ। तुम जितनी तनख्वाह कहोगे तुम्हें मिल जाएगी। बताओ, तुम्हें स्कूल और ट्यूशन पढ़ाकर क्या मिलता है? इतनी ही तनख्वाह मैं भी तुम्हें दे दूंगी और अलहदा से भी बहुत सारा पैसा दूंगी। तुम्हारी बीवी का सारा इलाज मैं खुद करवाऊंगी, लेकिन तुम्हें मेरी ख्वाहिश को मेरी मर्जी के मुताबिक पूरा करना होगा। मैं जानती हूँ कि गरीबी क्या होती है, और ये भी समझ सकती हूँ कि तुम अपनी बीवी के लिए किस कदर परेशान हो। उसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी ये है परेशानी दूर कर दो। तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करो और मैं तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मजबूरी को मिटाने में तुम्हारी मदद करूँगी। बोलो मंजूर है? उसने बड़ी गहरी निगाहों से मुझे देखा था और मैं बस उसे तकता ही रह गया था। मेरे तो वहम व गुमान में भी नहीं था कि वो मुझे उस काम के लिए तलब कर रही होगी। मैं तो किसी किम से इस तरह की बात सुनने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। बड़ी आसानी से उसने अपनी ख्वाहिशात मेरे आगे रख दी थी, जैसे ये कोई गलत बात ना हो, जबकि मैं तो उसकी बात सुनकर ही सिर से पांव तक कांप उठा था। पहले ही अपने मसाइल की वजह से ये मेरा जहन मफलूज हो चुका था। बीवी की बीमारी ने मेरे होश उड़ाए हुए थे। मेरे पास दवाओं के पैसे नहीं थे, और यही सोचकर मैं यहाँ तक आया था कि अगर वो ट्यूशन पढ़ाने की बात करेगी तो मैं एडवांस में उससे पैसे होंगे ले लूँगा। लेकिन यहाँ तो मामला ही अल्लुट पड़ गया था। मैंने फौरन नफ़ी में सर हिलाया और कहा, मैडम जी, मैं ये सब नहीं कर सकता। मेरी बेवी एक बीमार औरत है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। और फिर ये सब कुछ गलत है, गुनाह है, ये कहते हैं। मैं उठ खड़ा हुआ था। मेरी बात सुनकर मैडम हंसी और कहने लगी कि उसे धोखा नहीं है, गुनाह है, ये कहते हैं। मैं उठ खड़ा हुआ था कि उसे धोखा नहीं है, जी दे सकते तो क्या उसे मरते हुए देख सकते हो? तुम्हें उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए ना? मैडम ने अपना पर्स खोला और कई हजार निकालकर टेबल पर रख दिए। देखो, इन पैसों से उसकी दवाएं ऐ सकती है। बदले में 2 घंटे मेरे साथ गुजार कर चले जाओ। ना बताना अपनी बीवी को, बस यही कहना कि तुम मुझे इंग्लिश पढ़ाने होते हो। ये कहकर वो जोर से हंसी थी और मैं उससे नजरें चरा गया था। मेरी हल्की सी नजर इन पैसों जो टेबल पर रखे थे, इन पैसों से मेरी बीवी की एक हफ्ते की दवा बासानी इस सकती थी। लेकिन इन पैसों के अवज जो काम मुझे करना था वो मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मैं इज्जतदार और शरीफ मर्द था। मैंने कभी ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं की थी। मैंने महोश से मोहब्बत की थी और सीधे शादी करके उसे अपनी जिंदगी में शामिल किया था। तो फिर मैं ये तसव्वुर भी कैसे कर सकता था कि मैं किसी और औरत के साथ नाजायज ताल्लुक कायम करता, और मेरे चेहरे के तासरात इस औरत ने पढ़ लिए थे। धीमे से कहने लगी, तुम्हें नाजायज ताल्लुकात से डर लगता है? मैंने फौरा हाँ, मैं सर हिला दिया। वो कहने लगी, तो फिर जायज़ कर लेते हैं। इसकी बात सुनकर मैं हैरान हुआ तो कहने लगी है, मेरा शौहर तो वैसे ही मर्द नहीं है, और अपनी इसी कमी को छिपाने के लिए तो उसने मुझे यहाँ महसूर कर रखा है। उससे कहूँगी तो वो मुझे तलाक भी दे देगा। हमारे दरमियान तो वैसे भी कोई रिश्ता नहीं है। मैं तुमसे निकाह कर लेती हूँ, फिर तो तुम्हारे लिए जायज़ हो जाएगा ना? हाँ, अलबत्ता इस निकाह की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। सिर्फ तुम्हारे दिल की तसल्ली के लिए मैं ये निकाह करूँगी। कानूनी तौर पर मैं अपने शौहर की ही बीवी रहूँगी, क्योंकि मैं इस तरह इसकी दौलत से दस्तबरदार नहीं होना चाहती। उसकी वजह से मेरे घर वालों की ज़िंदगी सनोर गई है
और मुझे भी गरीबी से छुटकारा हासिल हो गया है। उसी की दौलत से मैं तुम्हारी मुश्किलात भी हल कर दूंगी। तुम्हारी बीवी बनकर तो मैं औलाद भी हासिल कर सकूंगी और इस औलाद को मैं अपने पहले शौहर जलालुद्दीन का ही नाम दूंगी। उस तरह मेरी जिंदगी और भी पुरस्कून हो जाएगी। वो औरत बड़े मुतमईन से अंदाज में कह रही थी और मैं उसकी बेबाकी पर हैरान था। फिर वो कहने लगी, सोच लो, ये पैसा तुम्हारे बहुत काम ही सकता है। उसने नोटों की गड्डियां उठाकर मेरे सामने लहराएं और मैं उठकर खड़ा हो गया। मैंने कहा, मैडम मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। वो कहने लगी, मैं जानती हूं तुम्हारा जवाब। हाँ मैं होगा। तुम्हारी आंखों में अपनी बीवी के लिए जो मोहब्बत है वो मुझे साफ नजर आ रही है। अगर उसका इलाज करवाना चाहते हो तो मेरी बात मान लो। मैंने नजरें चराई तो उसने है लगी, बीवी की दवाएं ले लेना और कल दोपहर में 2 बजे चले आना। मैं अपने शौहर से इस वक्त तक तलाक ले लूंगी और फिर उसकी मौजूदगी में ही तुमसे निकाह भी कर लूंगी। उसके बाद कुछ घंटे मेरे साथ गुजार लेना, यहाँ वहाँ ट्यूशन पढ़ाकर जो अपना वक्त खराब करते हो वो सब छोड़ देना। ये कहकर उसने नोट मुझे पकड़ाए और मैं खामोशी से वो नोट लिए बाहर की जानब निकल गया। मेरा जहन सोचों की आमाजगाह बना हुआ था। इसी वक्त इस औरत के एक मुलाजिम ने मुझे आवाज देकर दरवाजे के करीब रोका और मेरे पास चला या कहने लगा, मैंने अब की और मैडम जी की सारी बातें सुन ली हैं और मैं जानता हूं कि अब किस कदर परेशान है। काफी अरसे से आपको बराबर वालों के बंगले में आते जाते भी देख रहा हूं। मेरा मशूरा माने तो मैडम जी की बात को कबूल कर लें। साहब जी वाकई उनके काबिल नहीं हैं। मैडम जी बहुत अच्छी औरत हैं, लेकिन साहब जी की वजह से परेशान रहती हैं। उनकी कमी दौर हो जाएगी और अब की बीवी का इलाज भी हो जाएगा और फिर निकाह के बाद तो कुछ गनाह भी हो जाएगा। नहीं रहेगा। वो बहुत मुखलसाना अंदाज में मुझे मशूरा देकर वापस चला गया था। मैं वापसी के लिए निकल पड़ा था। बाइक चलाते हुए हवाओं के थपीड़ों के साथ साथ सोचों की थपीड़े भी मेरे मनहा पर पड़ रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या फैसला करूं। बीवी की जिंदगी को अजीज जानूं या फिर उससे वफादारी को, ये नहीं सोचूं। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी बीवी की चीखों से सारा घर गूंज रहा था। मेरी माँ सर पकड़कर बैठी थी और कह रही थी उसे किसी पागल खाने में भर्ती करवा दे या फिर जहर का टेका लगा दे। कम से कम इसकी चीखों से मेरी जान तो छूट जाए। मैंने फौरा अपनी बीवी को रक्शे में बैठाया और अस्पताल लेकर दौड़ा। डॉक्टर कहने लगे कि अभी ऑपरेशन होना जरूरी हो गया है। अब को जल्द से जल्द कुछ इंतजाम करना होगा। मैंने उसी वक्त बीवी को एडमिट करवाया और डॉक्टर साहब से कहा कि अब ऑपरेशन की तैयारियां शुरू करें। मैं कल ही अपनी बीवी का ऑपरेशन करवाने को तैयार हूं। डॉक्टर साहब ने मेरी बीवी को एडमिट किया और ओगे के मामला देखने लगे, जबकि मेरी बीवी महोश परेशानी के आलम में कहने लगी कि शहबाज इतने पैसे कैसे अरेंज होंगे, बेहतर यह है कि तुम मुझे जहर का टेका लगवा दो। उसकी आंखों में इंसू देखकर मेरा दिल बैठ गया था। मैंने पल भर में फैसला किया था कि मैं अपनी बीवी से वफादारी नहीं निभाऊंगा, बल्कि इसकी जिंदगी के खातिर मैं अपना अपगर्वी रख दूंगा। मैंने महोज से कहा, तुम परेशान न हो, मुझे कहीं किसी बड़ी जगह पर काम मिल गया है, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनकर उसकी आंखों में उम्मीद के दिए जाग उठे थे। मैंने पूरी रात उसके साथ जागते हुए गुजारी और अगली दोपहर में सीधे इस बंगले पर पहुंच गया। मैंने उस औरत से उसी वक्त निकाह कर लिया और बदले में उसने मुझे 2 लाख रुपए दिए। 2 घंटे मैंने उसके साथ गुजारे। वो 2 घंटे मेरी जिंदगी के सबसे अजीजनाक लम्हे थे। मेरे जहन पर मेरी तकलीफ में तड़पती हुई बीवी का अक्स था और मेरा वजूद उस औरत के पास जिसे वो बड़ी तरह नोच रही थी। मैंने जैसे ती से उसका हक अदा किया था और पैसे लेकर अस्पताल दौड़ा था। उस रात मेरी बीवी का तवील ऑपरेशन हुआ था। 2 दिन तक वो पूरी तरह अपने होशों से गाफिल रही थी और फिर जब उसे होश आया था तो मुझे खुशखबरी मिली थी कि वो अब पूरी तरह ठीक हो जाएगी। वो अस्पताल में ही एडमिट थी और मैं बार बार अस्पताल छोड़कर इस अमीर औरत के पास जाकर उसका दिल बहलाने का काम भी कर रहा था। 15-20 दिन ऐसे ही गुजर गए और फिर मेरी बीवी डिस्चार्ज हो गई। उसके ठीक होने की वजह से मेरी माँ भी खामोश हो गई थी। मैंने अपनी बीवी को यही बताया कि मुझे अच्छी नौकरी मिल गई है, लेकिन वक्त का कोई टाइम नहीं। मेरी बीवी को इस बात पर कोई एतराज नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि मैंने जो कुछ भी किया है उसी के लिए क्या है। मैं आज भी उस अमीर औरत के बंगले पर जाता हूँ और वहां जाकर उसका दिल बहलाता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चला कि DHI में ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जो अपने शौहरों से खुश नहीं हैं और उन्होंने मेरी तरह ही जवान मर्दों को तनख्वाह के एवज इसी नौकरी पर रखा हुआ है। ये बात शायद सुनने में बहुत मायूब है, लेकिन यही उसकी दुनिया का सच है। मैं भी ये नौकरी बहुत मजबूरी में कर रहा हूँ। अलबत्ता मेरा दिल इस बात पर मुतमईन है कि मैंने उस औरत से निकाह किया था है और मेरा और उसका रिश्ता हलाल है। क्या आपको भी इस बारे में कुछ इल्म है
कि DHA और इस जैसी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ के आलीशान बंगलों के अंदर किस तरह की ज़िंदगी गुजारी जाती है। वहाँ रहने वाली औरतें और मर्द के गंदे कामों और गुनाहों में मुब्तला हैं। क्या आपने कभी उस बारे में कुछ सुना है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।